नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इस नई यूट्यूब वीडियो में, जहां हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं सितंबर 25 अटेम्प्ट के आरटीपी के एमसीक्यूज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे केस सिनारियो दिया हुआ है। तो जब भी आप एग्जाम में बैठे होंगे तो वहाँ पे आपको ऐसे केस सिनारियो दिखेंगे, तो आपको सीधा केस सिनारियो पढ़ना नहीं है। आपको क्या देखना है, सबसे पहले जो एमसीक्यू है वहाँ पे जाना है। आपको सबसे पहले एमसीक्यू में देखना है कि आपसे एमसीक्यू में पूछा क्या है। जैसे कि हम फर्स्ट एमसीक्यू देख सकते हैं कि हाउ मच अमाउंट वुड बी टैक्सेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अर्न्ड बाय मिस्टर मनीष फॉर लेट आउट ऑफ द रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट अंडर विच। देखिए, जो मिस्टर मनीष हैं, उस केस सिनेरियो में मिस्टर मनीष दिए गए होंगे, तो हमें उनकी जो टैक्सेबल इनकम है वो बतानी है इन रिस्पेक्ट ऑफ लेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी। तो या उन्होंने यहाँ पे क्या है कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट उन्होंने अपनी लेट आउट की है, तो उसके रिस्पेक्ट में कितनी इनकम होगी और किस हेड में टैक्सेबल होगी, ये हमें बताना है। क्योंकि देखिए, केस सिनेरियो बहुत बड़ा आएगा। आप पूरा पढ़ने लग जाएंगे और फिर क्वेश्चन पे आएंगे, तब तक आप भूल चुके होंगे कि पहले क्या पढ़ा था आपने। तो इसीलिए है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना, फिर उससे रेलिवेंट चीज़ें आपको देखनी है क्वेश्चन। अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया, हम देखते हैं कि यहाँ पे केस सिनेरियो में क्या दिया हुआ है। मिस्टर मनीष है जो कि एक रियल एस्टेट डेवलपर है। देखिए, रियल एस्टेट डेवलपर है यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम है, यानी कि जो प्रॉपर्टी रेंट पे देना इनका बिजनेस नहीं है। तो बिजनेस नहीं है, तो इसका मतलब हो गया, क्या हो गया कि जो ये जो इन्होंने लेट आउट की अपनी प्रॉपर्टी, चाहे रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, दोनों ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएंगी। एक पॉइंट तो आपका सॉल्व हो गया है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा भी है कि हिज मेन बिजनेस इज कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। उसके बाद लिखा है कि इन्होंने एक प्रोजेक्ट नेम आशियाना हेवन बनाया है, इसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों ही प्रॉपर्टी हैं। उसके बाद इन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी लिया है 1 फ़रवरी 2023 को। उन्होंने अपने मेजॉरिटी जो यूनिट्स हैं सोल्ड कर दी हैं, लेकिन 15 रेजिडेंशियल और 10 कमर्शियल यूनिट बच गए थे, जिसे एज ए स्टॉक में ट्रेड रखा है। To earn some income from such unit, he let out 10 residential and 5 commercial unit from 1 मई 2024। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक चीज़ तो हमारी तय हुई कि दोनों ही इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि इनका काम है प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का। यहाँ पे सेल ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है इनका बिजनेस, ना कि प्रॉपर्टी को रेंट पे लगाना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए। यहाँ पे कितनी इन्होंने प्रॉपर्टी रेंट पे लगाई, 10 रेजिडेंशियल और 5 कमर्शियल। और कितने कितने अमाउंट कब लगाई इन्होंने, 1 मई को लगाई, यानी कि 11 मंथ का रेंट मिलेगा दोनों में ही। उसके बाद क्या है, एक्चुअल रेंट है, मतलब 15,000 और 20,000 महीने पर इन्होंने रेंट पे लगाया है। और एक्सपेक्टेड रेंट कितना है इस क्वेश्चन में, आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में पढ़ा है कि एक्सपेक्टेड रेंट एक होता है और एक होता है एक्चुअल रेंट। और इन दोनों में से जो भी हाइयर होता है, हम उसको मानते हैं अपना जीएबी। और जो जीएबी होगा वही आपका टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे पहले हम वो निकाल देते हैं, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट। यहाँ पे हमारा एक्चुअल रेंट कितना दिया है, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट है 15,000 और 20,000, और आपका एक्सपेक्टेड है 14 और 22। अब इन दोनों में से हाइयर कौन सा है, तो यहाँ पे हाइयर है 15,000, और यहाँ पे हाइयर कौन सा है कमर्शियल केस में, यहाँ पे है 22,000। तो आपका रेंट कितना हो जाएगा, 15,000 इंटू में 11 मंथ, जितने मंथ के लिए मिलेगा, प्लस नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज। सेम केस यहाँ पे भी होगा। ये हो गया आपका जीबी टोटल। अब इसमें क्या होता है कि हमने पढ़ा है कि हमें सेक्शन 24 सब सेक्शन ए में हमें 30% की रिबेट मिलती है, 30% का डिडक्शन मिलता है। तो वो भी आप यहाँ पे लेस करेंगे।
अब क्या है कि क्योंकि दोनों ही इनकम हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाके टैक्सेबल हो रही है, तो हमें दोनों में ही 30% का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर इनमें से कोई भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जा रही होती तब हमें ये बेनिफिट नहीं मिलता। तो पहले का ये है, एक बार आंसर देख लेते हैं पहले क्वेश्चन का। हमारा आंसर क्या है? हमारा आया था 1155 और 847। 1155 फ्रॉम, अच्छा दोनों ए होगा आंसर इसका, पहला ही सही है। और किसी में ऐसा तो यानी पहला ही आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। तो ये जो आंसर यहाँ पे दिया है, ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। Question 2. What would be your answer to MCQ 1 if Mr. Manish is not a real estate developer and has a business of letting out of properties? देखिए, अगर मिस्टर मनीष जो है वो रियल एस्टेट डेवलपर नहीं होते और उनका ये बिजनेस होता प्रॉपर्टी को जो है रेंट पे देने का, यानी कि लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी, तो इस केस में जो उनकी इनकम होगी वो कहाँ टैक्सेबल होगी? देखिए, जब उनका बिजनेस नहीं था तब तो ऑब्वियस सी बात है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। लेकिन अब जब उनका बिजनेस हो चुका है तब वो कहाँ टैक्सेबल होना चाहिए? वो पीजीबीपी हेड में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। तो देखिए, जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है हमारी, अगर आप अपना स्टडी मैट पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा है कि जो भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज होती वो हमेशा ही आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। यानी कि भले ही ये मेरा बिजनेस ही क्यों ना हो प्रॉपर्टी रेंट पे देने का, लेकिन अगर मैं रेसिडेंशियल हाउस के लिए, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहा हूँ अपने रेसिडेंशियल हाउस को, तो उस केस में क्या होता है कि जो इनकम बनेगी वो हमेशा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगी। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट एक तरह से एसएससी को बेनिफिट दे रही है कि जो हाउस प्रॉपर्टी वगैरह होता है जो कि रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया जाता है तो उसमें बेनिफिट मिलता है, जबकि जो कमर्शियल वगैरह में होता है उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलता। बेनिफिट क्या होता है? सेक्शन 24 सब सेक्शन ए का बेनिफिट, जो 30% का डिडक्शन आपको मिलता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, वो आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी केस में नहीं मिलेगा। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है आपकी, आपने रेंट पे दिया है और वो आपका बिजनेस, कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देना अगर आपका बिजनेस है तो उस केस में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर रेंट पे देना आपका बिजनेस है तो उस केस में क्या होगा कि आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सेम को कॉपी कर लेते हैं। देखिए, जो पहला हमारा केस है ये तो सेम ही रहेगा, क्योंकि जो इनका भले ही बिजनेस क्यों ना हो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे देने का, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगी। ये तो हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा आपका, तो इसमें तो हमें कुछ चेक करना ही है। बात आती है दूसरी कमर्शियल प्रॉपर्टी की। यहाँ पे जैसे हमने ये निकाला था एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट, अब ये कहाँ निकलता है? ये निकलता है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। पीजीबीपी में ऐसा कुछ नहीं है। पीजीबीपी में तो क्या होता है पीजीबीपी में कि जो भी आपका एक्चुअल रेंट है वही आपका फाइनल रेंट है, वही मेन है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो डिडक्शन मिलती है 30% की वो भी नहीं मिलेगी। तो ये कहाँ टैक्सेबल होगा? ये टैक्सेबल होगा पीजीबीपी हेड में। तो पहले का आंसर हो गया हमारा 11,55,000, वो सेम ही रहेगा क्योंकि उसमें कुछ चेंज नहीं है। सेकंड वाले का आंसर हमारा हो जाएगा 11 लाख। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका। पहला आंसर 16,50,000 11 लाख गलत है। दूसरा 11,50,000 8,47 ये भी गलत है। तीसरा 16,50,000 12,10 ये भी गलत है। चौथे में है 11,55,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और 11 लाख फ्रॉम पीजीबीपी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। तो ये हो गया आपका आंसर सही बिल्कुल। हमारा भी यही आंसर था। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब बारी आती है क्वेश्चन थर्ड की। Question 3. What would be the tax treatment of vacant residential and commercial unit held as stock in trade during previous year 24-25? देखिए, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि, क्योंकि आप अगर केस सिनेरियो पढ़ेंगे तो उसमें क्या था कि आपका 15 रेजिडेंशियल और 10 कमर्शियल प्रॉपर्टी जो थी वो बची हुई थी, जिसमें से कि 10 रेजिडेंशियल और 5 कमर्शियल को आपने रेंट पे लगा दिया था। तो जो 5 कमर्शियल और 5 रेजिडेंशियल यूनिट जो कि वैकेंट है यानी खाली है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 में, तो हमसे पूछा गया है कि उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा।
तो देखिए इस केस में क्या होता है कि जब भी कोई बिजनेसमैन है जिसका कि बिजनेस है प्रॉपर्टी को सेल परचेज करने का, जैसे कि यहाँ पे उनका बिजनेस क्या है, सेलिंग ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज। तो इस केस में क्या होता है कि आप ये जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है ये आपका स्टॉक इन ट्रेड होता है, और यहाँ पे हमें दिखाया भी है कि हमने इस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टीज है हमारी इसको हमने एज अ स्टॉक इन ट्रेड ही शो किया है। तो स्टॉक इन ट्रेड के केस में क्या होता है कि जब भी आपको या इस प्रॉपर्टी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है जिस भी डेट में, मान लीजिए आपको मिला है 1 अक्टूबर 2022 को, 1 अक्टूबर 2022 को जब आपको इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है, तो जिस भी डेट को आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा उस डेट से मतलब वो जिस भी फाइनेंशियल ईयर में फॉल कर उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, यानी कि 1 अक्टूबर 2022 को अगर आपको सर्टिफिकेट मिला है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है, तो उसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा, उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2023 को। तो जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा उससे अगले 2 साल तक जो इसकी एनुअल वैल्यू होगी वो हम उसको जीरो मानेंगे, यानी कि नील मानेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई तरीके से बताता हूँ कि जब भी ऐसा केस आता है कि आपका बिजनेस है प्रॉपर्टी को सेल परचेज करने का और उसे आपने लेकिन आपने बेचा नहीं या फिर रेंट पे नहीं लगाया, तो उस केस में क्या होता है कि उसको आपने एज अ स्टॉक इन ट्रेड अपनी बुक में शो कर रखा है, तो क्योंकि आपने उसको रेंट पे नहीं लगाया तो भी जो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आपको उसको एज अ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और उसको आपको इनकम बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि ऐसा नहीं कि एक्चुअल रेंट के बेसिस पे ही हम बुक करते हैं, हम किस पे पे इसके बेसिस पे बुक करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हाईएस्ट। तो फिर वहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी, लेकिन ये तब होगी जब आपका जिस भी फाइनेंशियल ईयर में ये आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से अगले 2 साल के बाद, यानी कि अगले 2 साल तक हम आपकी कोई भी इनकम नहीं मानेंगे अगर आपने कोई इनकम नहीं भी कमाई है तो। लेकिन जैसे ही ये 2 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद भी अगर आप कोई इनकम इससे नहीं कमा पा रहे हैं, या तो आपने प्रॉपर्टी बेची नहीं या फिर आपने जो प्रॉपर्टी है उसको रेंट पे नहीं लगाया, तो भी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में इसकी एनुअल वैल्यू निकाली जाएगी और उस पर टैक्स लगाया जाएगा। भले ही आपका बिजनेस ये ना हो कि आपको मतलब प्रॉपर्टी रेंट पे लगाने का बिजनेस नहीं है आपका, आपका मेन बिजनेस है प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का, तो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि हमें कंप्लीशन जो सर्टिफिकेट हमें मिला है वो हमें कब मिला है, वो हमें हमारे लिए देखना सबसे ज़रूरी है इस क्वेश्चन में। एक बार वो देख लेते हैं कि हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब मिला है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था आशियाना नेम से और उसका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है वो मिला है 1 फेब 2023 को। 1 फेब 2023 को जो इनको मिला है, तो इसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा, 31 मार्च 2023 को। जिस भी साल में फॉल कर रहा है, अगर ये 1 मार्च 23 होता या फिर 11 अक्टूबर 23 हो, सॉरी 11 अक्टूबर 22 होता, 10 अक्टूबर 22 होता, 15 अप्रैल 22 होता, तो भी क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 में फॉल कर रहा है तो हम देखेंगे फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है, एंड कब हो रहा है 31 मार्च 2023, और वहां से हमें 2 साल देखने हैं, तो 2 साल कब हुए 31 मार्च 2025, तो यानी कि 31 मार्च 2025 तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, इसकी एनुअल वैल्यू हम निल मानेंगे। अब देख लेते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शंस क्या-क्या हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ये है कि नो टैक्स ट्रीटमेंट वुड बी देयर एज यूनिट वर नॉट लेट आउट एंड हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड एंड 2 year have not elapsed from the end of financial year in which completion certificate was obtained is obtained। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला जो इसका जो हमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है यही ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जिस भी जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है वो कब हो रहा है 31 मार्च 2023 को, और यहाँ पे हमसे कौन से ईयर का टैक्स ट्रीटमेंट पूछा है 2024-25 का, तो 31 मार्च 2023 से हम देखेंगे कि कितने साल हुए, कब तक ये 2 साल जो है वो हम देखेंगे, तो वो बनेगा कब 31 मार्च 2025 तक, तो यानी कि 31 मार्च 2025 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ उसके बाद ज़रूर लगेगा अगर रेंट पे नहीं दिया या फिर बेचा नहीं तो, लेकिन 31 मार्च 2025 तक कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है कि व्हाट विच ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वुड बी एग्जेम्प्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी प्रोसीड। मैच्योरिटी प्रोसीड के टाइम पे कौन सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि हमारी एग्जेम्प्ट होगी।
एक बार एक ऑप्शन देख लेते हैं ऊपर क्या दिया होगा। अच्छा, यहाँ पे डिटेल दी है हमारे पास। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस के केस में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो एनुअल प्रीमियम है आपका, जो आपका एनुअल प्रीमियम है वो कभी भी आपका सम एश्योर्ड के 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 10% के ऊपर है तब तो टैक्सेबल होगा, लेकिन विद इन 10% है तब आपका टैक्सेबल नहीं होगा। तो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। एनुअल प्रीमियम, ये हो गया हमारा सम एश्योर्ड। एनुअल प्रीमियम कितना कितना दिया है हमें? 4, 1.5, 2, 3। 3। और सम एश्योर्ड कितना है? 35, 14, 22, 31। अभी हमें यहाँ पे क्या देखना है कि जो एनुअल प्रीमियम है, जो एनुअल प्रीमियम है वो आपके सम एश्योर्ड से 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि जो ए और बी है इसमें तो आपका 10% से ऊपर है, लेकिन सी और डी में 10% से कम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो टैक्सेबल है हमारा ए और बी होगा और सी और डी एग्जेम्प्ट है। एक बार इसका वो देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। अच्छा, ये तो ऊपर ही दिख गया, थर्ड सी ऑप्शन है कि बी, सी और डी, क्या ये आपके एग्जाम्प्ट है? नहीं, क्यों? क्योंकि बी जो है हमारा ये 10% से ऊपर है। अब देखते हैं 10.71 है, तो यानी कि ये एग्जाम्प्ट नहीं है। नन, ये भी गलत है। आंसर क्या होगा आपका? सी और डी। सी और डी आपकी करेक्ट आंसर होंगे। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे सी और डी केस में जाएगी, जो एनुअल प्रीमियम है वो आपके सम एश्योर्ड के 10% से कम। देखिए, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल केस है, अगर यहाँ पे क्या होता है कि जो डिसेबिलिटी वाला केस होता है वहाँ पे ये 10% 15% बन जाता है, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। लेकिन नॉर्मल केस में क्या होता है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि जो आपका एनुअल प्रीमियम है वो क्या सम एश्योर्ड के 10% से ऊपर है या नीचे है। अगर ऊपर है फिर तो टैक्सेबल होगा, लेकिन नीचे है तो फिर टैक्सेबल नहीं होगा। बात खत्म। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ एमसीक्यू पे। What would be the income taxable in the hands of Mr. Manish from the firm Joko and Associate? देखिए, मिस्टर मनीष है, उनको एक जो फर्म है जोको एंड एसोसिएट, वहां से कुछ इनकम आ रही है। तो हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली बताना है कि कितनी इनकम उनके हैंड्स में टैक्सेबल होगी। तो देख लेते हैं कि इसमें केस लॉ में इसके बारे में क्या डिटेल दी गई है। Mr. Manish is also engaged with the firm Joko and Associate as a sleeping partner। देखिए, इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखिएगा, एज अ स्लीपिंग पार्टनर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर जो होते हैं वो एक्टिव पार्टनर नहीं होते, बस नाम के उनको पार्टनर बनाया जाता है, नाम के लिए। तो जो स्लीपिंग पार्टनर होते हैं उनको कोई भी रेम्यूनरेशन या सैलरी अलाउ नहीं होती है। तो इसका मतलब कि फर्म अगर कोई रेम्यूनरेशन या सैलरी दे रही है तो वो जो उसका जो डिडक्शन है वो उस फर्म को नहीं मिलेगा, और वो टैक्सेबल हो जाएगा फर्म के हैंड्स में। तो वो जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा। द फर्म हैज 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर है टोटल फर्म में। और जो मिस्टर मनीष है उनकी जो कैपिटल है वो है 10 लाख रुपए। ईच पार्टनर रिसीव इंटरेस्ट एट द रेट 15% ऑन कैपिटल फ्रॉम द फर्म। देखिए, 15% का जो ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो मिला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि जब जब भी कोई स्लीपिंग पार्टनर होता है, तो देखिए स्लीपिंग पार्टनर के केस में क्या होता है कि या एक तो उसे रेमुनरेशन और सैलरी कुछ अलाउ नहीं होती है। सेकंड, उसे क्या होता है कि जो इंटरेस्ट जो मिलता है उसकी कैपिटल में वो सिर्फ 12% तक ही अलाउ होता है। तो जो ओवर एंड अबव 12% अगर कोई फर्म दे रही है किसी स्लीपिंग पार्टनर को, तो वो जो हमेशा क्या होता है वो डिसअलाउ हो जाता है फर्म्स के हैंड्स में। तो यानी कि वो टैक्सेबल कहाँ हो जाएगा? फर्म्स के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा, जो 3% यहाँ पे है वो। और रेमुनरेशन भी यहाँ पे दिया गया है 30,000 पर मंथ, यानी कि 3,60,000। तो देखिए इसमें क्या है कि जो 3,60,000 है वो तो पूरा ही डिसअलाउ हो जाएगा। तो वो कहाँ टैक्सेबल होगा? वो फर्म्स के हैंड में टैक्सेबल होगा। मिस्टर
मनीष है क्या है ये? हाँ, मिस्टर मनीष के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये जो 3,60,000 रुपये पर मंथ जो सैलरी है ये उनके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। प्लस जो 10 लाख रुपए की उनकी शेयर कैपिटल है उस पे जो यहाँ पे कितना है 15%। तो जो 15% जो उनको वो मिल रहा है इंटरेस्ट, तो वो भी पूरा अलाउ नहीं होगा। कितना अलाउ होगा? सिर्फ 12%। तो यानी कि एक 10 लाख पे 12% कितना हो गया? 1,20,000 रुपये। तो उन्हें कितना अलाउ होगा? 1,20,000। और बाकी का जो ओवर एंड अबाउ जो 12% यानी कि जो 15% अमाउंट दिया गया है, 12% से ऊपर कितना दिया गया है? 3%। तो 10 लाख का 3% कितना हुआ? 30,000 रुपये। तो वो जो 30,000 रुपये है, वो 30,000 रुपये कहाँ टैक्सेबल होगा? वो फर्म्स के हैंड में टैक्सेबल होगा, ना कि मिस्टर मनीष के हैंड्स में। तो वो क्योंकि वो डिसअलाउ हो जाएगा कि आपको स्लीपिंग पार्टनर को कितना देना अलाउ है? सिर्फ 12%। तो 12% देना अलाउ है, आप दे कितना रहे? 15%। तो मिस्टर मनीष के हाथ में कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, ये हमसे पूछा गया। तो मिस्टर मनीष के हाथ में होगा सिर्फ 10 लाख की जो 12% है वो टैक्सेबल होगा, यानी कि 1,20,000 रुपये। ये हमारा सेकंड ऑप्शन दिया भी हुआ है, ये करेक्ट है आपका आंसर। तो ये मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ कि जो स्लीपिंग पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर को क्या होता है कि कोई रेम्यूनरेशन अलाउ नहीं होता है। तो जो ये 3,60,000 30,000 रुपये पर मंथ, ये इसको तो आप पूरा ही डिसअलाउ कर दीजिए। प्लस क्या है कि 15% यहाँ पे इंटरेस्ट दिया गया है, लेकिन अलाउ कितना है? 12%। तो जब 12% अलाउ है सिर्फ देना, तो मिस्टर मनीष को भले ही ज़्यादा मिल रहा हो, लेकिन वो टैक्सेबल कहाँ होगा? टैक्सेबल होगा फर्म्स के हैंड में। अब जब फर्म्स के हैंड में टैक्सेबल हो रहा है, एक जगह टैक्स लग गया, तो ऐसा तो नहीं है कि मिस्टर मनीष के हाथ में भी टैक्स लगेगा। दो दो जगह तो टैक्स लग नहीं सकता। तो फर्म को अलाउ कितना हुआ? देखिए, जितना फर्म को अलाउ होगा उतना मिस्टर मनीष के हाथ में टैक्सेबल होगा, और जितना डिसअलाउ होगा वो मिस्टर मनीष के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो डिसअलाउ वाला अमाउंट है उस पे फर्म ऑलरेडी टैक्स दे रही है। तो यहाँ पे अलाउ कितना है? 12%। 10 लाख पे तो आपको कितना हो गया? 1,20,000 रुपये। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं हम सारे क्वेश्चंस का। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर है 1155 रेसिडेंशियल से 847 रेसिडेंशियल से, जैसे कि हमने किया था। ऐसे ही सेकंड में 1155 आपका रेसिडेंशियल से हो गया, जो हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा सॉरी, पहले में वो भी 1155 और 847 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, सही है। फिर सेकंड में क्या है कि 1155 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से 11 लाख पीजीबीपी से, ये भी हमारा सही है। थर्ड में नो टैक्स ट्रीटमेंट। क्यों टैक्स ट्रीटमेंट नहीं हो? क्योंकि जिस भी साल में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है, उस साल की फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से 2 साल अभी पूरे नहीं हुए, तो इस वजह से कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा। फोर्थ में हमने क्या देखा था कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी आप एनुअल प्रीमियम दे रहे हैं वो 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 10% से ऊपर हुआ तो फिर क्या होगा? आपका वो टैक्सेबल हो जाएगा। फिफ्थ में क्या है कि हमें सिर्फ 12% अलाउ है, इस वजह से ये आपका 1,20,000 ही मिस्टर मनीष के हाथ में टैक्सेबल होगा, और बाकी जो उसके ऊपर का जो भी अमाउंट है वो फर्म के हाथ में टैक्सेबल होगा, इस वजह से इन्हें टैक्स नहीं देना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।